खुदा के दीन की खिदमत का एक अनमोल इदारा है, इदारा रहे बरे इंसानियत तो सबको प्यारा है, इदारा रहे बरे जानशीन होगा। जो NPR और NRC के खिलाफ आवाज उठाएगा वो सही मानों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानने वाला होगा। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाएगा वो सही मानों में एक मर्द मुजाहिद कहलाएगा। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ के इस काले कानून के खिलाफ आवाज उठाएगा वो यकीनन हम उन हमारी माँ और बहनों को सलाम करते हैं जो रजिया सुल्तान की उस कुर्बानी को याद दिलाते हैं, वो उनकी कुर्बानियों को याद दिलाते हैं जिन्होंने गांधी के साथ, जिन्होंने हमारे मुजाहिदीन आजादी के साथ हमारी खवातीन ने अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी। ये इस लड़ाई की अहमियत है। याद रखिए, अगर हम इस एहतजाज में हिस्सा नहीं लेंगे तो तारीख कभी हमको माफ नहीं करेगी। ये लड़ाई हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई है। अगर कल वो बच्चे हमसे सवाल ना कर बैठे कि बताओ 2020 में एक कानून बनाया गया था, अगर हमारे बुजुर्ग एहतजाज करते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। उन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने भारत को बचाएं, ऐसे फाशिस्ट ताकतों से बचाएं जो इस मुल्क की खूबसूरती को खत्म करना चाहती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, CAA का कानून नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये किसी से सिटीजनशिप नहीं छीनता, ये सिटीजनशिप देने वाला है। बीजेपी का हर लीडर ये कहता है कि CAA के तहत सिटीजनशिप दी जाती है और सिटीजनशिप नहीं ली जाती। मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि CAA के तहत सिटीजनशिप दी भी जाती है और सिटीजनशिप उनसे ले भी जाती है। वो कैसे? आसाम में NRC हुआ, 19 लाख अवाम के नाम नहीं आए, 5.5 लाख के करीब मुसलमान के नाम है और बाकी हमारे गैर मुस्लिम भाई और बहनों के नाम है। बीजेपी ये कहती है कि आसाम में जो 5,30,000 हिंदू हैं जो बंगाली जबान बोलते हैं उनको सिटीजनशिप दी जाएगी और जो 5 लाख मुसलमान हैं जो बंगाली जबान बोलते हैं उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। ये खुद बीजेपी कह रही है। आसाम में CAA के तहत आसाम में 5.5 लाख बंगाली जबान बोलने वाले हिंदुओं को सिटीजनशिप मिलेगी और वो 5 लाख मुसलमान जो बंगाली जबान बोलते हैं उनको नहीं दी जाएगी। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत का पहला झूठ कि मजहब के नाम पर आसाम में हिंदुओं को सिटीजनशिप दी जाएगी जिनके नाम NRC में नहीं आए और मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। दूसरी झूठ इनकी यह है कि मैं पुकार पुकार कर कह रहा था और आज भी आपके दरमियान में कह रहा हूं कि क्या यह बात सच नहीं है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में कहा कि आसाम में डिटेंशन सेंटर्स में जितने गैर मुस्लिम हैं उनको छोड़ दिया जाए, जिनके पास ना कोई कागज है ना पासपोर्ट है, जो गैर मुस्लिम है उनको छोड़ दिया जाए। बताओ नरेंद्र मोदी, आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि हम मुसलमानों को मुसलमान नहीं बल्कि भारत का एक सिटीजन समझते हैं। कहां गई आपकी ये मोहब्बत जब आसाम में 5 लाख मुसलमानों को तुम सिटीजनशिप नहीं दोगे, 5.5 लाख हिंदुओं को दो
मुसलमानों की मोहब्बत कि जितने डिटेंशन सेंटर आसाम में जो मुसलमान नहीं है उनको छोड़ दिया जा रहा है, जो मुसलमान है उनको जेल में रखा जाएगा। जिनके मुसलमानों के नाम आसाम के एनआरसी में नहीं आए उनसे कहा जा रहा है कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाकर अपना केस लाओ। मेरे भाई बताइए ये कितना बड़ा जुल्म है कि मजहब के नाम पर आसाम के मुसलमानों से इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। तीसरी बात, इनका झूठ नरेंद्र मोदी का साबित होता है कि दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में वजीर आजम ने खड़े होकर कहा कि अभी एनआरसी नहीं आएगा, अभी एनआरसी नहीं है। पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब देते हुए मोदी की हुकूमत ने कहा कि टिल नाउ, अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ टिल नाउ, यानी अब तक कोई एनआरसी का नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आज से 3-2.5 महीने 1.5 महीना पहले जब पार्लियामेंट के सेशन में CAA का कानून बन रहा था, मैंने अमित शाह से पूछा था, हमारे वजीर दाखिला से, कि क्या एनआरसी आएगा नहीं आएगा। तो वजीर दाखिला अमित शाह ने खड़े होकर मेरा नाम लेकर कहा कि ओवैसी जी एनआरसी आएगा। वजीर आजम बताइए आप सच कह रहे हैं या अमित शाह झूठ बोल रहे हैं? टिल नाउ का मतलब क्या है? अब तक मैं बीजेपी से पूछना चाह रहा हूं, क्यों नहीं वजीर आजम एक ऐलान कर देते? कल पार्लियामेंट है, परसों भी पार्लियामेंट है, ऐलान कर दीजिए कि 2024 तक जब तक मैं वजीर आजम रहूंगा भारत में एनआरसी नहीं होगा। मगर नहीं ऐलान करेंगे, अल्फाज का इस्तेमाल इस तरह किया जा रहा है कि टिल नाउ, अब तक, कल हो सकता है, होगा कल एनआरसी। ये बीजेपी का तीसरा झूठ। और एनपीआर क्या है? एनपीआर ये है कि करनूल में आपके घर पर एक गवर्नमेंट का मुलाजिम आएगा, नाम पूछेगा, अब्बा का नाम, अम्मी का नाम, फिर पूछेगा कहां पर पैदा हुए थे, डेट ऑफ बर्थ बताओ, उसके बाद पूछेगा पासपोर्ट है, पूछेगा ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार है तो दिखाओ, क्या मतलब है तो दिखाओ, और फिर उसके बाद वो चला जाएगा। एनपीआर के फॉर्म में ये तमाम चीजें लिखी गई। अब आप एक बात याद रख लो, आप जो रूल्स बनाए गए थे 2003 में, कानून सिटीजनशिप का बनता है, पहले कानून बनता, उसके बाद रूल्स बनते, पहले कानून का इतलाक होता। मगर यह हुकूमत ने, बीजेपी की वाजपेयी हुकूमत ने क्या किया, 2003 में रूल्स बने और कहा कि कानून का इंप्लीमेंटेशन 2004 में होगा, मगर रूल्स पहले इंप्लीमेंट होंगे। कभी आपने सुना ये बात कि कानून के इंप्लीमेंटेशन से पहले रूल्स का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है? ये बीजेपी की साजिश। और ये बोलते कागज आपके पास आएगा और नाम पूछकर चला जाएगा। झूठ कह रहे हैं, इनकी चौथी झूठ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पर इन्यूमरेटर्स मैन्यूल में लिखा गया कि जो गवर्नमेंट का मुलाजिम करनूल में आपके घर को आएगा वो पूछेगा बताओ, उसके बाद लिस्ट लेकर चला जाएगा। और याद रखिए, मोदी हुकूमत झूठ बोल रही है। एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के दो रुख हैं। एनपीआर होगा, एनआरसी होगा, एनपीआर होगा, एनआरसी होगा।
जब वो ऑफिसर आपका नाम लिखकर चला जाएगा, उसके बाद वो ऑफिसर एक सेक्शन ऑफिसर ऑफिस में बैठकर लिखेगा कि मंसूर बादशाह डाउटफुल सिटीजन है। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई डाउटफुल सिटीजन लिखता है, उसका पैरामीटर क्या है, क्या बता, कुछ नहीं। अगर उन्होंने अपनी अम्मा से लड़के आए, अपनी जोरू से लड़के आए, उनका गुस्सा मंसूर बादशाह पे निकालेंगे, लिख देंगे डाउटफुल सिटीजन, और उसके बाद इनको बताना पड़ेगा कि तुम भारत के शहरी हो या नहीं हो। आप बताइए कि हम यहां पर करनूल में हजरत लौवाली क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, 400 साल से दरगाह है। अगर 400 साल के बाद कोई आकर उस दरगाह शरीफ के सज्जादे साहब से पूछेगा कि हजरत क़िबला जरा बताइए आपके पास प्रूफ क्या है, मेरे भाई यही होने वाला है। कोई भी करनूल के बल्दिया में एक लोकल रजिस्टर बनाई जाएगी, लोकल रजिस्टर को जब पब्लिक के लिए दिखाया जाएगा तो उसमें कोई भी जाकर किसी के नाम का ऑब्जेक्शन डाल सकता है, और ऑब्जेक्शन डालने वाले को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, और जिसके नाम पर ऑब्जेक्शन आएगा उसको बताना पड़ेगा कि मैं इस मुल्क का शहरी हूं या सिटीजनशिप हो या नहीं। ये एनपीआर और एनआरसी है। झूठ बोलती है सरकार कि एनपीआर एनआरसी अलग है, नहीं है। एनपीआर और एनआरसी एक सिक्के के दो रुख हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 3,900 करोड़ रुपए एनपीआर के लिए दिए हैं। ये मजाक नहीं है। मैं जो कुछ आपके सामने कह रहा हूं, तमाम क़वानीन को पढ़कर कह रहा हूं। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूं। मैं आने वाले खतरात से आपको वाकिफ करा रहा हूं। हिंदुस्तान के वजीर आजम की बातों पर हमको भरोसा नहीं है। वजीर आजम पार्लियामेंट में कह दिए कि खान अब्दुल गफ्फार खान भारत के शहरी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत के शहरी नहीं थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। और वजीर आजम ने यह भी कह दिया कि मुझे फ्रंटियर गांधी के पैर छूने का भी मौका मिला। वजीर आजम उसकी कोई फोटो है तो दिखाइए ना। आप फ्रंटियर गांधी के अगर पैर छुए तो जरा फोटो तो दिखा दो। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि जब मैं ये कहता हूं तो जो मीडिया के लोग नरेंद्र मोदी को दिल से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा जानते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होगी कि देखो वैसी नरेंद्र मोदी से कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी के अगर पैर छुए तो उसकी फोटो दिखाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 400 साल के बाद तुम करनूल में आकर मुझसे पूछोगे कागज दिखाओ। तुम 400 साल के बाद तुम यहां पर आकर मुझसे पूछेंगे बताओ भारत की शहरियत साबित करो। जब नरेंद्र मोदी के पास खान अब्दुल गफ्फार खान के पैर छूने की फोटो नहीं बता सकते तो किस बुनियाद पर करनूल की आवाम से तुम आकर पूछोगे कि कागज दिखाओ। हम नहीं दिखाएंगे कागज, हम नहीं दिखाएंगे कागज, हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे। आप आकर हमसे पूछेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एनपीआर और एनआरसी है। वजीर आजम तो बड़ी बड़ी बातें किए कि मैं मुसलमानों को मुसलमान नहीं एक भारत का शहरी देखता हूं। हिंदुस्तान के वजीर आजम जब अखलाक को मारा गया, कहां गए वो भारत के शहरी की मोहब्बत?
जब पीलू खान को मारा गया, कहां गई वो भारत की मोहब्बत? जब हाफिज जुनैद को ट्रेन में चाकों से मारा गया, कहां गई वो मोहब्बत? अलीमुद्दीन अंसारी को मारा गया, सरे बाजार उसकी वीडियो निकाली गई और मारने वालों को जब कोर्ट ने सजा दी और सजा के बाद हाईकोर्ट से बेल हुई तो नरेंद्र मोदी के एक साबिका वजीर जनाब जयंत सिन्हा ने उन कातिलों के गलों में फूल का हार डाला। कहां गई मोहब्बत? क्या तुमको मालूम कि राजस्थान में रकबर को कैसे मारा गया? मारने वाले ने रकबर को, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, वीडियोग्राफी करके मारा गया। उसके बाद रकबर के जिस्म पर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया गया। वजीर आजम, कहां गई मोहब्बत? जब रकबर को मारने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो यही संघ परिवार के लोगों ने मुकामी कोर्ट तक जुलूस निकाला और कोर्ट के दीवारों पर खड़े होकर अपना भगवा झंडा लहराया। कहां गई मोहब्बत? हिंदुस्तान के वजीर आजम, जब झारखंड में तबरेज अंसारी को रात भर पीटा जा रहा था और उससे कहा जा रहा था कि मुशरिकाना कलमात अपनी ज़बान से अदा करो, कहां गई मोहब्बत? वो तबरेज अंसारी की बेवा से हमारी बेटी जो बेवा हुई, मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ रांची में, उसके शौहर को रात भर पीटा गया और जेल में जब भिजा दिया गया बगैर इलाज के तो मालूम हुआ कि तबरेज के सर में 2 फ्रैक्चर आ चुके थे। वो हमारी बेटी जिसके हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरा, वो बेवा हो गई। वजीर आजम को उसकी मोहब्बत जब याद नहीं आई। दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है, दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है और दिल्ली के इलेक्शन में मरकजी वजीर जनाब अनुराग ठाकुर अपनी तकरीर में कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। नहीं मेरे भाई, मैं तुमको नारा लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। एक कैबिनेट का वजीर है मोदी के, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं भारत के मुसलमानों को मुसलमान नहीं इंडियन देखता हूं। आपके कैबिनेट का वजीर कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मेरे भाई, जब एक मिनिस्टर ये कह रहा है, उसके बाद क्या हुआ? जामे मिलिया यूनिवर्सिटी में एक टेररिस्ट जाता है, उसके हाथ में रिवॉल्वर है और रिवॉल्वर लहराता है, फेसबुक पर लाइव करता है और जामे मिलिया इस्लामिया के बच्चों से कहता है कि मैं तुमको आजादी दूंगा और गोली चलाता है। एक मुसलमान लड़के के हाथ पर गोली लगती है और ये कहता है कि इस देश में रहना है तो फुला नारा मारना पड़ेगा। उसके हाथ में रिवॉल्वर है, पीछे पुलिस खड़ी हुई है, दिल्ली की पुलिस हाथ पे हाथ रखकर देख रहे हैं तमाशा। और जब पुलिस के करीब आ जाता है तो उस टेररिस्ट को अंदाजा होता है कि मैं अपने ससुरे के करीब पहुंच चुका हूं, कुछ नहीं होगा। अगर उस शख्स के सर के ऊपर टोपी होती, अगर उसके सर पर टोपी होती तो खुदा की कसम दिल्ली की पुलिस एक नहीं 20 गोलियां उसके जिस्म में मार देती। अगर उसके चेहरे पर दाढ़ी होती तो गोलियां मार दी जाती। अगर उसके जिस्म पर शलवार कमीज होता, कुर्ता पैजामा होता तो महज शुबे के नाम पर गोली चला दी जाती। मगर यहां पर गोली नहीं चलाई गई, बल्कि गोली मारो सालों को। उस
उसके पैगाम पर अमल करने के लिए गोली चलाता है। नरेंद्र मोदी, आप वजीर आजम, हम आपसे पूछना चाहते हैं, कहां गई आपकी मोहब्बत जब दिल्ली के शाहीन बाग पर गोलियां चलाई जाती हैं और गोली चलाने वाला कहता है ये देश हिंदुओं का है। बताओ आप, एक मिनिस्टर के बयान के बाद एक नहीं 3 वाकयात हो जाते हैं और वजीर आजम में इतनी भी इखलाकी हिम्मत नहीं है कि अपने वजीर को वो कैबिनेट से निकाल देते हैं, वो भी नहीं निकालते। इनका यूपी का चीफ मिनिस्टर योगी आता है। योगी आया और आकर दिल्ली में कहा कि गोली की जबान तुमको से समझाएंगे। एक रियासत का, स्टेट का चीफ मिनिस्टर है और वो अपनी जबान से गोली कहता है। बताओ वजीर आजम, ये आपकी मुसलमानों से मोहब्बत है, ये आपके भारत के मुसलमानों से मोहब्बत है कि आपका चीफ मिनिस्टर यूपी का कहता है कि गोली की जबान समझ में आएगी। नरेंद्र मोदी ये भी भूल गए कि उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर को CAA NPR के खिलाफ एहतजाज हुआ, उसमें तशद्दुद हुआ, हम तमाम ने उसकी मजम्मत की और उसके बाद योगी ने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। बदले की बात अपनी जबान से चीफ मिनिस्टर किया और 24 घंटे के अंदर 24 मुसलमानों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। 24 मुस्लिम्स वर किल्ड बाय उत्तर प्रदेश पुलिस बार्बरिज्म। और उन 24 में सिर्फ 3 लोगों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली, किसी को अब तक नहीं मिली। उन 24 मरने वालों में एक हमारा नौजवान बच्चा भी था जो IAS की तैयारी कर रहा था। उसकी मां, हर मीडिया का शख्स जो घर को आता है उसको बुलाकर बोलती है कि मेरा बेटा फजर की नमाज पढ़ने के बाद पढ़ता था जोहर की नमाज, फिर जोहर की नमाज के बाद पढ़ता था असर तक, फिर असर की नमाज के बाद मगरिब तक पढ़ता था, फिर मगरिब की नमाज के बाद इशा तक मेरा बच्चा पढ़ता था, क्योंकि उसका ख्वाब था कि मैं एक IAS ऑफिसर बनकर भारत की आवाम की खिदमत करूंगा। वो बच्चे को यूपी की पुलिस ने बिजनौर से गिरफ्तार किया और दूसरे दिन उसकी लाश उसके घर को आती है। पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है और भारत के वजीर आजम बोलते हैं कि मैं मुसलमानों को मुसलमान नहीं, इंडियन तस्वुर करता हूं। एक और बच्चा हमारा अपने 7 महीने के बच्चे के लिए दूध लाने के लिए निकलता है तो उसके बाएं आंख में गोली लगती है, वो खत्म हो जाता है। एक मासूम 8 साल का बच्चा वाराणसी में, पुलिस मुसलमानों के एहतजाज पर लाठीचार्ज गैर जरूरी के करती है, लोग दौड़ते हुए भागते हैं पुलिस की लाठियों से बचने के लिए। वो बच्चा भगदड़ में किसी के पैरों के नीचे आकर मर जाता है। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रिटायर हैं, उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यूपी को लेकर गई और उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में तमाम बातें कही गई, मैं नहीं कह रहा हूं। उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब ने कहा कि 14 साल का मुसलमान बच्चा, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जस्टिस शाह के सामने आकर कहा कि ये मेरा शर्ट है, देखो इस शर्ट के ऊपर खून है। जब उस बच्चे से पूछा गया खून कैसा बच्चे, तो उसने कहा कि यूपी की पुलिस ने मुझे अरेस्ट करके जब पुलिस स्टेशन लेकर गए तो गरम गरम लोहा मेरी पीठ पर लगाया गया था, उससे खून निकला मेरी पीठ से। वो शर्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया।
वजीर आजम आप कहते हैं कि भारत के मुसलमानों को मुसलमान नहीं, मैं इंडियन तस्वुर करता हूं। एक शिया आलिम दीन का मदरसा, उसके अंदर पुलिस घुस जाती है, उस शिया आलिम दीन को अरेस्ट करके लेकर जाती है। 3 दिन के बाद जब पुलिस उनको छोड़ती है तो 3 लोग उनको उठा कर लेकर आते हैं पुलिस स्टेशन से। मालूम हुआ कि हाथ और पैर की हड्डियां टूट चुकी थी, इतना बुरा उनको मारा गया।